नमस्कार दोस्तों, सभी जुड़े हुए साथियों को और बाद में देखने वाले मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विजेंद्र सैनी आप सबका उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस के जयपुर स्टूडियो से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका अपना जो टॉपिक चल रहा था आर्यों का आगमन का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ कारण है कि आर्यों को बाहर का सिद्ध किया गया। 3 कारण मैंने आपको बताए थे और इनमें एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, इन्होंने इनको मध्य एशिया का बताया। कहाँ का बताया? मध्य एशिया का। अपनी बात हुई थी, बाहर बताने वाले व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इसी तरह से एक व्यक्ति नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड, ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहाँ बताया? जिन्होंने इसको दक्षिणी रूस के क्षेत्रों में बताया। इसी तरह से दोस्तों तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनमें से तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने की आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती, भले नाम में सरस्वती है लेकिन मूल निवास स्थान इन्होंने तिब्बत बताया। तिब्बत। इसी तरह से दोस्तों, एडवर्ड मेयर, जिन्होंने मूल निवास स्थान जो है वो पामीर बताया। पामीर। मैंने आपको बताया था कि इनके पीछे कुछ लॉजिक है। जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका प्रणाम, सभी जगह से स्वीकार, और साथ ही उन सबको भी मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल। भले ही दोस्त बिहार से हैं, यूपी से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं और इनके साथ साथ अन्य स्थानों से। प्यारे साथियों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे कल, उसके बारे में फिर से बात हो जाए। इनमें सबसे लोकप्रिय कौन सा? सबसे लोकप्रिय मैक्स मूलर का, मध्य एशिया का। ये सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि कुछ कारण है इनके पीछे। सर्वाधिक लोकप्रिय क्योंकि कुछ कारण है। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने ऐसा क्यों कहा दक्षिणी रूस? तो इसके पीछे मैंने कारण बताए थे। काकेससी प्रजाति, यानी कि जो आर्यों के शरीर पर जो बाल होते हैं, जिस तरह से रोम होते हैं, वो यहाँ के लोगों की विशेषता है आज भी। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? इन लोगों ने आर्यों को एक प्रजाति से जोड़ लिया। ठीक, तिलक, मैंने बताया था कि तिलक ने कहा था कि ऋग्वेद में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात की बात है। इस आधार पर तिलक ने कहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इसलिए बताया था कि हमारे जो देवी देवताओं का संबंध था वो ऊंचाई पर रहते थे और दुनिया में तिब्बत से ऊंची कोई जगह नहीं है। साथ ही वो उतर करके भारत में आते थे। आज भी हम कहते हैं कि अरे सुधर जाओ भाई, भगवान से डरो, ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाले का मतलब छत पे बैठा थोड़ी ना है। ऊंचाई पर रहने वाले देवता, यहाँ ऊंचाई का संबंध तिब्बत से था। तो दयानंद सरस्वती ने क्या बताया? तिब्बत बताया। साथ ही दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताने के पीछे का एक और आधार दिया था कि महाभारत के बाद की बात है, जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद में युधिष्ठिर ने धर्मराज के रूप में बहुत ही अच्छा शासन किया। लेकिन अंत समय आया तब 5 भाई जो पांडव थे और उनके संग जो द्रौपदी थी, और तो बचे भी कौन थे, उनके जो पुराने बुजुर्ग थे वो तो सब स्वर्ग सिधार चुके थे। तो 5 भाई और प्लस द्रौपदी, उन्होंने संन्यास लेकर के, वानप्रस्थ लेकर के अंतिम समय में हिमालय के जो तंग दर्रे थे उनमें घुसना शुरू कर दिया। वो चलते रहे। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। द्रौपदी जो थी वो गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पीछे कारण पूछा गया तो उन धर्मराज ने उसकी व्याख्या की कि द्रौपदी ने भले 5 से विवाह किया लेकिन अधिक स्नेह अर्जुन के प्रति था और ये इसका दोष था, इसलिए सबसे पहले गिरी। इसके बाद में नुकुल गिरा, इसके बाद में सहदेव गिरा, इसके बाद में भीम गिरा, इसके बाद अर्जुन गिरा और अंत में धर्मराज जो थे वो चलते रहे और तब तक तिब्बत में पहुंचने में सफल हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इन्होंने तिब्बत को, सरस्वती ने तिब्बत को ये निवास स्थान बताया, मूल निवास स्थान। एडवर्ड जो मेयर था
उसने तिब्बत की इस बात को, दयानंद सरस्वती की इस बात को तवज्जो देते हुए कहा कि बात तो ठीक है, काफी प्रमाण है, क्योंकि यक्ष प्रजाति जो थी, जिनको कि आधे मानव और देवताओं के बीच में माना जाता है, यक्ष प्रजाति, महाभारत में आपने सुना होगा कि एक बार जंगल में धर्मराज वगैरह जो थे पानी के प्यासे हो गए। उन्होंने सबसे पहले नकुल को भेजा पानी लाने के लिए। वहां पर कोई यक्ष था, पेड़ पे बैठा था। उसने कहा था कि इस तालाब से पानी भरने से पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन नकुल ने कहा कि तू कौन है, हम प्यासे हैं, मेरे भाई और मेरी माता प्यासी है, मैं पानी लेके जाऊंगा। उसने जैसे ही जबरन जल में घड़ा डाला, वो पत्थर का बन गया उस यक्ष के प्रभाव से। दूसरे नंबर पे सहदेव गया, उसने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तीसरे नंबर पे भीम गया, वो भी वहीं पे पत्थर बन गया। अर्जुन गया, पत्थर बन गया। और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर गए, उन्होंने यक्ष के जो क्वेश्चन थे उनके शांतिपूर्ण रूप से जवाब दिए, और उन जवाबों के बाद वो बड़ा खुश हुआ। तो यहाँ पर दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि यक्ष जो कि पठारी और हिमालय क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति, जनजाति थी, उन्हें देवताओं के तुल्य माना गया। इसलिए दयानंद सरस्वती और एडवर्ड मेयर आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो हिमालय क्षेत्र को मानते हैं, लेकिन दयानंद सरस्वती तिब्बत को मानते हैं, और एडवर्ड मेयर जो वो पामीर को मानते हैं। मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि भारत को भी तो मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत को मानने के पीछे भी लॉजिक है, जैसे बाहर को मानने के पीछे लॉजिक है। भारत ही मूल निवास था इनका, ये भारत में थे। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे हम क्यों माने ये, इसके पीछे कई कारण। नंबर 1, ऋग्वेद में भारत भूमि का उल्लेख है, भारतीय नदियां और भूमि इन्हीं का उल्लेख। यदि आर्य कहीं और से आते तो कुछ ना कुछ उल्लेख उसका भी जरूर करते, ठीक है। दूसरा, आर्यों की कुछ भाषाई जो यहाँ के भाषा के साथ जो सामंजस्य और कुछ सांस्कृतिक तत्व है जो उनके साथ हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी यज्ञवेदियां मिली, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्वास्तिक मिला। ये हमें ये बताते हैं कि ये परंपरा यहीं की है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। ओके, किसने कौन कौन से स्थान को मूल निवास बताया? पंडित गंगानाथ झा ने। सबसे पहले बात करेंगे, ज्यादा याद नहीं करने, काम की बात बता रहा हूं। पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने कहा भैया भारत के थे, और भारत में भी ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। दूसरी तरफ अविनाश चंद्र दास ने कहा कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी नहीं थे। पंडित अविनाश चंद्रदास, इन्होंने कहा कि इस ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी नहीं थे, ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश, ध्यान देना, ये दोनों पूछे जा चुके हैं तुलना के अंदर से। और वहीं अथर्ववेद में भी तो यही बात लिखी हुई, अथर्ववेद में भी यही बात लिखी हुई है। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? अथर्ववेद में साफ लिखा हुआ है क्या कि सप्त सैंधवी आर्यों का पूर्वजों का स्थान है। क्या लिखा हुआ है? आर्यों के पूर्वजों का स्थान, आर्यों के पूर्वजों का स्थान कौन सा है? सप्त सैंधव प्रदेश, साफ घोषणा। इसी तरह से दोस्तों डी.एस. त्रिवेद, इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने बता दिया कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र, और एल डी कल। और त्रिवेद तो त्रिवेद है,
DS त्रिवेद, तो त्रिवेद है। इन्होंने बताया मुल्तान की देविका नदी, मुल्तान की देविका नदी, मुल्तान की देविका नदी, ठीक है। ओके, सुन लो और समझ लो इसको। यस, पंडित गंगानाथ झा क्या बता रहे हैं? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। सबसे पहले ये कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश होता कौन सा है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है ना दोस्तों, ये सरस्वती और द्रैस्वती नदी के मध्य का प्रदेश, यानी सरस्वती जो नदी थी और उसके साथ उसकी सहायक नदी द्रैस्वती नदी के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया है। तो पंडित गंगानाथ झा जो साफ कहते हैं, यस, तो पंडित गंगानाथ झा साफ कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया, जहां देवताओं की उत्पत्ति हुई और यहां देवताओं से संबंध जो है वो सिर्फ आर्यों से। दूसरी तरफ अविनाश चंद्र दास वो कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, 7 सिंधु में सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और उसके साथ साथ रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, तो इन्हीं सप्त सिंधु प्रदेश कुल मिलाकर के ये हड़प्पा जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यताई जो लोग थे, उनके प्रदेश को आर्यों का प्रदेश बताते हैं। इनकी बात की पुष्टि कैसे होती है? अथर्ववेद में भी साफ लिखा है कि आर्यों के पूर्वजों का स्थान सप्त सिंधु प्रदेश, तो सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में ही अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि यहां आर्यों के पूर्वज रहते थे, ठीक है। LD कल ने क्या बताया? कश्मीर और लद्दाख याद करने की जरूरत ही नहीं है, लद्दाख लिखो तो सही। लद्दाख में कैसे यहां लिखेंगे? LDHA, तो ये LD तो आ गया, तो LD कल यानी कि लद्दाख, LD में लद्दाख को इंग्लिश में लिखते हैं तो LD आ जाता है, तो ये स्वतः याद हो गया आपको। और ये त्रिवेद का अर्थ मैंने क्या बताया था? त्रिवेदी, मैंने बताया था कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो ये त्रिवेदी है। 3 वेद आते हैं, वेदों में देवताओं का उल्लेख है और देविका नदी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो त्रिवेद, इन 3 वेद पढ़े हुए इनके। देविका नदी की बात करते हैं। देविका नदी कहाँ है? पाकिस्तान स्थित मुल्तान में, आज का पाकिस्तान, थोड़े समय पहले का भारत। ओके, दोबारा से याद कर लें, क्योंकि मैंने पहले आपको ये बता दिए थे, कल याद भी करा दिया था। मैक्स मुलर मध्य एशियाई क्योंकि सर्वाधिक मान्य है इनका मत। नेरिंग और गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस क्योंकि काकेससी प्रजाति जो है रोएदार प्रजाति, उसका उल्लेख करते हुए बताते। तिलक ने 6 महीने के दिन रात के चक्कर में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा दिया। दयानंद सरस्वती ने हमारे देवताओं के ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर वाले की समझ लो तिब्बत। एडवर्ड मेयर ने तिब्बत के बजाय पामीर बता दिया। दोबारा से सुन लें, भारत के मूल निवास स्थान में भारत को मानने के पीछे क्या राग है, क्या कारण है? मुख्य कारण है ऋग्वेद में भारतीय नदियों और भूमि का उल्लेख। तो ये वाले कहते हैं कि यदि आर्य कहीं और से आए होते तो उनके मन में धुंधली यादें होती, और चूंकि जो वेद लिखा नहीं गया था वो रचित था, जब ऋग्वेद की रचना हुई तो जरूर उस रचना में उन पुराने गीतों का, उस जगह का, उनका भी विवरण होता। साथ में सांस्कृतिक तत्व जो भारतीय संस्कृति से मिलते हैं, यूरोपियन और मध्य एशियाई संस्कृति के तत्वों से आर्य ग्रस्त नहीं थे, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक तत्व जो थे उन्हीं से ओतप्रोत थे वो, ठीक है। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश, पंडित जी हैं ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की बात करेंगे, सीधी सी बात है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश है कौन सा? और ये याद भी कर लेना क्योंकि पूछा गया, सरस्वती और द्रैस्वती नदी के बीच का। अविनाश चंद्र दास, इन्होंने अथर्ववेद के साक्ष्यों के आधार पर कहा कि आर्यों के पूर्वजों का स्थान है, बात खत्म। सप्त सिंधु प्रदेश और लद्दाख में LD आता है, LD कश्मीर लद्दाख क्षेत्र। DS त्रिवेद, त्रिवेद में वेद का मतलब पढ़ने वाला। ओके, देविका नदी चलिएगा, फटाफट लीजिएगा। यस, ठीक, चलिए। मुख्य बात
काम की बात कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा, एक बात। दूसरी बात, हम क्या करें सर, आपने इतने सारे बता दिए, हमें परीक्षा में क्या करना है? तो जब सुमेलित करनी में पूछा जाए तब आप सुमेलित कर देना। अब और जब बिना सुमेलित किए पूछा जाए तब आप क्या करोगे? तब आप इस मैक्स मूलर के पास चले जाना। मैक्स मूलर का जो मध्य एशियाई है, मैंने आगे लिख दिया सर्वाधिक मान्य है, ये लो। तब आप क्या करोगे? मध्य एशिया कर देना। क्यों कर देना? हम तो भारत का मानते हैं, आपके माननी का बात अलग है, वो ज्ञान के गंगावाद में बहा लेना। एक बार सिलेक्शन करा लो, क्योंकि पूर्व के पेपर्स में यही मान्य किया गया। अंग्रेजों के जमाने से एक परंपरा पड़ी हुई है, आर्यों के मूल निवास स्थान पे प्रश्न पूछे, बिना नाम का पूछे तो मध्य एशिया करना है, उसी को ठीक माना जा रहा, परंपरा पड़ी हुई है। हाई कोर्ट इसको ठीक मानेगा रीट करने के बाद भी। इसलिए आप क्या मानते हैं, मैं क्या मानता हूं, ये तो है ज्ञान की गंगा की बात, वो बाद में बहा लेना, आप रिसर्च बाद में करना, ठीक है, बढ़िया वाला करना बाद में, पहले सिलेक्शन करवा लो। इसके बाद ये विभिन्न लोगों के नाम दे दे के पूछेंगे कि सुमेलित कर दो, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से आएगा तो कर देना। लास्ट की बात कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, तो वो भी सुन लो। एनसीईआरटी में भी यूरोप और एशिया के मिलन स्थल विशेष करके आल्प्स पर्वतमाला को दे रखा है, ठीक है, तो मैं वो भी लिख देता हूं। एनसीईआरटी के अंदर आल्प्स पर्वतमाला का पूर्वी क्षेत्र दिया हुआ, और ये पूर्वी क्षेत्र से आर्यों का पलायन हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है? बोगजगोई अभिलेख, इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते कुछ प्रमाणों के। चलिए, बात समझ में आ गई? यस, हाँ, बिल्कुल ठीक। ओके दोस्तों, और इसी के साथ एनसीईआरटी के दोनों स्वरूप ले लो कि आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में आर्यन रहते थे, ठीक है। दूसरी तरफ मतांतर के बाद में भारतीय मतों के अंतर्गत एनसीईआरटी ने कहा कि ये सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। एनसीईआरटी की घोषणा है कि बोगजगोई अभिलेख के अनुसार ये आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, और भारतीय मतों के अनुसार एनसीईआरटी का सप्त सिंधु प्रदेश, यानी इन सारों की यदि बात करेंगे, आप दोबारा से सुन लो, तो ब्रह्मऋषि प्रदेश भी सप्त सिंधु प्रदेश में ही है, क्योंकि सरस्वती नदी स्वतः ही सप्त सिंधु नदी में शामिल। अथर्ववेद का जो है ही साफ घोषणा सप्त सिंधु प्रदेश। एलडी कल की कश्मीर भी स्वतः ही सप्त सिंधु प्रदेश। डीएस त्रिवेद की मुल्तान की देविका नदी का प्रदेश भी सप्त सिंधु प्रदेश में आता है। तो कुल मिलाकर के इन 4-5 मतों की कहानी का सारांश एक ही है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों का प्रदेश, वो जो प्रदेश है, घूम फिर करके सबका सारांश वही आता है, और वही सारांश यहां पर भी बता दिया गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाओ भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं। भौगोलिक प्रदेश, ऋग्वेद में कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश की बात की गई? भौगोलिक प्रदेश, ऋग्वेद के भौगोलिक प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों बहुत स्पष्ट रूप से हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आर्य भारत के बाहर से जरूर आए थे, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है, राजस्थान के अरावली के पूर्व का उल्लेख नहीं है, दक्षिणी राजस्थान का उल्लेख नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का उल्लेख है, ध्यान रखना। ओके, इसमें अफगानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख है, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी नदियां। जो कुंभा का उल्लेख है, कुंभा का, इसी तरह से कुर्रम का उल्लेख है, कुर्रम, उसी तरह से गोमती का उल्लेख है, गोमती, ध्यान दे लेना, ये अफगानिस्तान की नदी है।
और इसी तरह से स्वास्तु नदी का उल्लेख है। स्वास्तु, आज इन्हें क्या कहते हैं? कुंभा नदी को हम काबुल नदी कहते हैं। कौन सी नदी दोस्तों? काबुल नदी। कुर्रम का कुर्मू नदी कहते हैं। कुर्मू, इसका कुछ ज्यादा नहीं बदला, कुर्मू। कुर्मू नदी कहते हैं। गोमती को गोमल, आपने गोमल दर्रा का नाम सुना है? वो इस नदी के कारण बना हुआ, गोमल नदी के कारण ये दर्रा बना हुआ है, तो गोमल नदी आज भी कहते हैं। स्वास्थ्य नदी की का नाम स्वात नदी, आज भी कहते हैं स्वात नदी, ठीक है ना। तो इनका उल्लेख है, अफगानिस्तान का जो प्रदेश है तो उनका उल्लेख है। मध्य प्रदेश का उल्लेख नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का पूरा उल्लेख है। और अफगानिस्तान में इन नदियों के साथ साथ इसके पर्वतमालाओं का भी उल्लेख है, पर्वत का भी उल्लेख है। कौन सा पर्वत है दोस्तों जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख है? वो है मूजवंत। कोई बता सकता है? मूजवंत, मूजवंत पर्वत का उल्लेख क्यों है? लो साहब, गोमती नदी, हरीश जी पूछ रहे हैं गोमती नदी तो लखनऊ वाली है। अरे गोमती लखनऊ में थोड़ी, गोमती नदी कई जगह है, लखनऊ में भी है, एक गोमती राजस्थान में भी है, एक गोमल, गोमल दर्रा नहीं सुना? खैबर, बोलन, गोमल, टोची, ये जो दर्रे हैं हिंदू कुश के, ठीक है। ओके दोस्तों, और प्यारे साथियों, बहुत ही शांति के साथ आप पढ़िए, क्योंकि बहुत ही डिटेल से हम लोग पूरी गहराई से सभी तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं और बिल्कुल प्रामाणिक रूप से जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे कि कहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से देता है। इसलिए एक तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लें, और साथ ही जो मैसेज आपको प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो अपने साथ के जुड़े हुए हैं बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, तो उन मैसेज को पढ़ने में आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, इसलिए मैसेज को डिलीट कर दो, जो लाइव चैट है उसको बंद कर दो। जब आपको करना हो, पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज के ऊपर प्रॉब्लम हो, तब आप उसको लाइव चैट को ऑन करें, ठीक है। इसलिए आराम से दोस्तों, मैंने पूछा था, हाँ बिल्कुल ठीक आया, एक दोस्त का उत्तर बिल्कुल ठीक आया। मूजवंत पर्वत ये सोमरस के लिए, किसके लिए? सोमरस के लिए, सोमरस के लिए, सोमरस के लिए। हाँ, शाम वाली जो क्लास है वो उत्कर्ष ऐप में चल रही है और मैं इसकी डिटेल में आपको कल बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो मूजवंत पर्वत है, मूजवंत पर्वत पे क्या मिलता था? सोम नामक पौधा। तो ये हिमालय का ही, यानी हिंदुकुश का ही एक चोटी थी पर्वत की, और उस चोटी के पास में, मूजवंत जो चोटी थी उसके पास में सोम का पौधा उगा करता था, और जिसे शराब बनाया करते थे और इसके बाद में सेवन किया करते थे। ओके, शाबाश। इसका अर्थ यह है कि ये हिमालय के बहुत अंदर तक नहीं पहुंचे थे, अफगानिस्तान साइड से आ रहे थे, और तभी इनको, ये देखिएगा, ये देखिएगा आप मैप में देखेंगे, ये जो भारत का प्रदेश है, भारत का जो प्रदेश है, इस भारत के इस प्रदेश में ये पहुंचे, तो ये देखो पाकिस्तान आज भी ये भारत का ही हिस्सा था। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं या फिर आप समझ जाओगे। तो कुल मिलाकर के जब ये यहाँ एशिया माइनर है, ये एशिया माइनर है, ये तुर्की का प्रदेश है, ये देखिएगा, और ये दक्षिणी रूस है। तो हो सकता है इस क्षेत्र में, ये काकेससी जो पर्वतमाला है वहां, या आल्पस पर्वतमाला यहाँ, तो कुल मिलाकर के इस प्रदेश में शायद रहे होंगे। और इस प्रकार से इनकी एक शाखा ईरान चली गई, ये ईरान, और दूसरी शाखा जो अफगानिस्तान में आ गई, ये अफगानिस्तान है यहाँ पे। यानी इस प्रदेश में ये लंबे समय रहे, और यहाँ की चोटियों को, यहाँ की नदियों का उल्लेख है, ठीक है ना। तो ये आए थे, लेकिन ये हिमालय की ऊंची चोटियों तक नहीं पहुंच पाए। इन्होंने हिमालय के रूप में इनकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी भारत की कश्मीर की ऊंची चोटियों को ही देखा था, ठीक है। तो भौगोलिक प्रदेश की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अफगानिस्तान की चोटियों का नाम है, अफगानिस्तान की नदियों का नाम चलेगा। इसके बाद में ये आगे बढ़े,
आगे बढ़े, आगे बढ़े जब इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में आ गए, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में आए और यहाँ की सातों नदियों का नाम इस प्रकार से है, देखो फटाफट लिखते जाओ। सिंधु, दूसरी झेलम, तीसरी चिनाब, चौथी रावी, पांचवी व्यास, छठी सतलज और सातवीं सरस्वती। आज इनको क्या कहते हैं? आज इनको सॉरी, आज तो ये नाम है ही, और इनको ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? इनकी ऋग्वैदिक नाम कौन से हैं? ऋग्वैदिक नाम कौन कौन से हैं? सिंधु का सिंध, ठीक, झेलम का वितस्त, वितस्त, चिनाब का अस्कनी, अस्कनी, रावी का पुरुषनी, पुरुषनी, व्यास का विपासा, सतलज का सतूद्री और सरस्वती का सरस्वती मिलता है, सेम नाम, ठीक है। ओके प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों सुन लीजिएगा, ये नाम पूछे जाते हैं। हमें दिक्कत सिंधु की, सिंधु में सिंधु और सिंधु में दिक्कत नहीं है, हमें सरस्वती का नाम सरस्वती, यहां भी दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहां है? हमें जो सतलज है, सतूद्री, यहां भी दिक्कत नहीं आएगी, सतलज और सतूद्री यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर प्रॉब्लम कहां आएगी? यहां झेलम वितस्ता, चिनाब अस्कनी और रावी पुरुषनी और व्यास विपासा, ठीक है। ओके सुनिएगा, ये जो विपासा नाम की जो एक परी थी, उर्वशी की बहन, नाम था विपासा, वो प्रेम करती थी पुरुषनी से, पुरुषनी पुरुष था, अर्थात ये आशिक था विपासा का। इनका आपस में विवाह हुआ, वास्तव में मिलती हैं रावी और व्यास नदियां मिलती हैं, विवाह हुआ और दहेज में कुछ धन दिया गया, वित्त दिया गया, वित्त, वित्त, ठीक है। तो ऊपर से झेलम वितस्ता, चिनाब अस्कनी, ठीक, रावी पुरुषनी और व्यास विपासा, ठीक है। ओके दोस्तों, हाँ, तो इनके नाम जो है वो जरूर याद रख लेना। आगे की बात करें तो क्या मरुस्थल का उल्लेख है? हाँ है। दक्षिण राजस्थान का उल्लेख है? नहीं है। मरुस्थल का उल्लेख है? हाँ है। मरुस्थल को क्या कहा गया? थार के मरुस्थल का उल्लेख है, नाम थार का नहीं है। मरुस्थल को धन्व कहा गया। क्या कहा गया? धन्व। इसका मतलब मरुस्थल में वो लोग आते थे, क्योंकि उन्होंने कहा, लिखा, मतलब कि रचना में मिलता है ऋग्वेद में कि मरुस्थल में जहां दूर दूर तक रेत उड़ा करती थी, जहां दूर दूर तक पीने के लिए पानी नहीं होता था, जहां दूर दूर तक छाया के लिए वृक्ष नहीं होता था, लेकिन उसमें अचानक एक गहन हरियाली होती थी और वहां एक नदी बहती थी, बहुत ही साफ पवित्र नदी, जिसका नाम था सरस्वती। गहरी हरियाली में बहने वाली नदी। दोस्तों दूर दूर तक टीले टीले हों, आप ही कल्पना कीजिए कि दूर दूर तक टीले ही टीले, एक टीले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रेत के दोहरे दोहरे तपते हुए दोहरे। कोई व्यक्ति निकल जाए तो उस बियाबान में उसको कहीं ना पीने के लिए पानी मिले, खाने के लिए भोजन मिलना तो दूर की बात, बल्कि धूप से बचने के लिए उसे कोई छांव भी ना मिले। और ऐसे चलते चलते अचानक उसको दूर गहरी हरियाली दिखे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष और फलों से लदे हुए पेड़, और उन सब के बीच से बहती हुई एक चौड़ी नदी, जिसका पानी एकदम निर्मल साफ पानी,
पूरे वेग से बहती हुई, कल कल की ध्वनि के साथ बहती हुई वो नदी देख करके हर किसी का मन करता है बस यहीं ठहर जाऊं, यहीं रुक जाऊं। दूर दूर तक कोई सभ्यता नहीं, कोई शोरगुल नहीं। इसलिए सरस्वती नदी के किनारे बैठने के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती। और चूंकि रेत के बीच से वो पानी गुजरता था और रेत के कणों के बीच से गुजरता हुआ पानी एकदम साफ होता था, सबसे ज्यादा निर्मल होता था। इसलिए सरस्वती नदी को सबसे निर्मल, सबसे पवित्र नदी माना गया। और यहां बैठने वाले को एकांत मिलता, सुकून मिलता। और वहीं पर बैठ करके उसको बहुत सारे गहरे विचार आते, चिंतन आता कि देख मैं कैसे बियाबान में था, देखो प्रकृति की लीला, इस भगवान की लीला कि यहाँ पर देखो कहाँ पानी, कैसे पेड़, क्या प्रकृति है, क्या तेरी माया ईश्वर, क्या। तो वहीं पर ज्ञान आना शुरू हो जाता, ज्ञान आना शुरू हो जाता। इसलिए सरस्वती किसकी देवी बन गई? विद्या की देवी। और सभी वेदों की रचना कहाँ हुई? इसी के किनारे वेदों की रचना। और बाद में सरस्वती की पूजा किस रूप में करने लगे? विद्या की देवी। क्योंकि यहां बैठने के बाद चिंतन शुरू हो जाता, विद्या की देवी। बात को समझ लेना, ठीक है। तो किस नाम से मरुस्थल का उल्लेख है? धन्व। ओके। नहीं, सरस्वती नदी को द्रैस्वती नदी नहीं कहते। सरस्वती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम द्रैस्वती था। तो सरस्वती और द्रैस्वती नदी के मध्य। ओके, आगे आ जाओ। अब यहां पे बात करेंगे सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है। बात करें तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, यहां महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु, इसका सबसे ज्यादा उल्लेख है, सर्वाधिक उल्लेख, ठीक है ना। यानी कि बात करें तो हमें पवित्र नदी के बारे में सरस्वती को पढ़ा, लेकिन पवित्रता से काम चलता नहीं है, काम पेट भरने से चलता है। और इसलिए खाद्यान्न उत्पादन जो होता था वो सिंधु के किनारे होता था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा वर्णित नदी, इस नदी का नाम हिरण्य भी मिलता है। क्या मिलता है? याद कर लो, आए हुए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। हिरण्य, हिरण्य सोने को कहते हैं क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे सोने के कण मिलते थे उनको, इसलिए इस नदी का नाम हिरण्य मिलता है, हिरण्य। और इसी इसी सिंधु नदी का नाम क्या मिलता है? हिरण्य। और इसी सिंधु नदी को सूत और ऊन की जननी भी कहा गया। सूत और ऊन की जननी, सूत एवं ऊन का क्षेत्र, इसके किनारे किनारे जहां जहां सिंधु नदी बहती थी वो सभी नदियों में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख है। हिरण्य कहा गया है, सूत और ऊन की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई है। वहीं सरस्वती जो नदी है दोस्तों, इस नदी को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया। नदीत्मा, नदियों में उत्तम, नदीत्मा, सभी नदियों में पवित्र नदी, नदीत्मा कहा गया। तो सबसे पवित्र नदी यह है। तो दोस्तों पवित्र होना अलग बात है और पेट भरना अलग बात है। ध्यान देना, पवित्रता से पेट नहीं भरता। यहां जो इनको खाद्यान्न देने वाली, सूत देने वाली, ऊन देने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। तो सर्वाधिक बार उल्लेख किसका? सिंधु का। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु। लेकिन नदियों में पवित्र कौन सी? नदियों में पूज्य कौन सी? नदियों में उत्तम कौन सी? तो दोनों अलग अलग हो गई। बात समझ में आई क्या? यस। शाम वाली क्लास का एडमिशन कैसे लें? तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि शाम वाली क्लास के लिए आपको ई मित्र के यहाँ जाना होगा और वहाँ पूछना होगा कि 99 में आ रहा है क्या कोर्स, इस तरह से वहाँ 99 देख करके, और मैं आपको कल बता दूंगा दोस्तों। ओके, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि नदियों में सबसे महत्वपूर्ण आए तो सिंधु करना है। नदियों में सबसे पूज्य, पुण्य, पवित्र, उत्तम पूछे तो सरस्वती करना है। कंफ्यूज मत रहना रहे। ओके, फटाफट ले लो। ओके, चलिए दोस्तों अपन अगली बात करते हैं।
ये क्लास डेली होती है, ठीक 8 बजे होती है। ये क्लास जो 8 AM से 9 AM होती है। मैसेज बहुत सारे करके बच्चे पूछ रहे हैं ये क्लास कौन पढ़े? जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो IAS की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी स्टेट के PCS या RAS की तैयारी कर रहा है, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, जो SSC की तैयारी कर रहा है, CGL वगैरह की, जो NTPC की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहा है, जिनकी GK में ये है, जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, ओके। और मैं आपकी क्लास के लिए और पता करके बता दूंगा कि किस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक, अब अपन टू द पॉइंट दूसरे किनारे की ओर जाते हैं कि जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी की सहायक नदी द्रैस्वती। ओके, हमें कैसे मान लें कि ये जो क्षेत्र बताया इसी के किनारे आर्य आकर के बसे थे? तो सुन लीजिए, कुछ प्रमाणिक साक्ष्य, खुदाइयां हुई और खुदाइयों से हमें कुछ प्रमाण मिले। ऋग्वेदिक आर्यों की जो स्थान मिले हैं जहां लोहा नहीं मिला, यहां की खुदाइयां हुई और यहां से हमें गेरू वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए। ध्यान देना, गेरू वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इनको नाम यूं नहीं आए तो ऑरेंज कलर पेंटेड OCP ये आ सकता है। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके बर्तन लाल रंग के थे, काले रंग से चित्रकारी थी, उन्हें लाल काले मृदभांड कहते हैं, मैंने बताया था। दोबारा सुने, ऋग्वेदिक आर्यों के बर्तनों को गेरुवर्णी मर्दभांड कहा जाता है या इन्हें OCP ऑरेंज कलर पेंटेड मर्दभांड कहा जाता है। ये मिले हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, एक प्रमाण। ठीक है, कहां से मिले? ये सर्वाधिक पंजाब से प्राप्त हुए। इसका मतलब ये पंजाब का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र कहो या सप्त सिंधु को। ओके, संजय कुमार टेलर साहब, आप गुड्डा से हैं, गुड्डा झुंझुनू से, बिल्कुल हमारे घर से, ये मानिएगा आप। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था, इस बात को यहीं खत्म करो। ओके, फिर मैं आपको बता दूं कि द्रैस्वती का जो उल्लेख है वो ईरान के ग्रंथ जेंद अवेस्ता में भी है, और उसका उल्लेख यानी जेंद अवेस्ता में भी ईरान का जो ग्रंथ है प्राचीन जेंद अवेस्ता, जो कि ऋग्वेद से मिलता है, उसमें भी सरस्वती का उल्लेख है। इसका मतलब उन आर्यों में और इनमें संपर्क रहा होगा, और वहां इसका उल्लेख किस नदी के रूप में? हरखवती नदी है। कौन सी नदी? सरस्वती को क्या कहा गया इसमें? हरखवती नदी। हरखवती, हरख नदी, हरखवती नदी। और ये चलता है, कैसे चलता है? नागौर में, जोधपुर में से को है बोलते हैं, शारदा को हारदा बोलते हैं, सड़क को हड़क बोलते हैं, साली को हाली बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये पश्चिमी राजस्थान में शुरू हो जाता है। सिंधु क्षेत्र और ईरान क्षेत्र में से को है बोलते हैं। जैसे सिंधु से बन गए हिंदू, सिंधु से हिंदू हो गया शब्द। ओके, इसी तरह से सरस्वती से हरखवती, समझ गए? तो इसको क्या कहा गया? हरखवती कहा गया। किसमें? जेंद अवेस्ता में। ठीक, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश यस इनका आर्यों का प्रदेश था। हां, एक और बात बिल्कुल ठीक कहा कि जो दोस्त जिन्होंने रीट का कोर्स ले रखा है उनको स्वतः ऐप में मेरी क्लास फ्री मिल रही है शाम वाली। ओके, यस, जिन्होंने रीट का कोर्स उत्कर्ष से लिया है उनको फ्री में ही मेरी क्लास मिल रही है। आप
जब सर्च करेंगे अपनी लाइब्रेरी में तो प्राप्त हो जाएगी। ओके, लास्ट बात और सुनो, किसका उल्लेख नहीं है, मैं नोट डाल करके आपको बता रहा हूं। एक तो विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान एवं का उल्लेख नहीं है, का उल्लेख नहीं है, का उल्लेख नहीं। ओके, और सुनो, और सुन लो, यमुना का उल्लेख, यमुना का उल्लेख 3 बार, कितनी बार? 3 बार। गंगा का उल्लेख, गंगा का उल्लेख 1 बार, 1 बार मिलता है, और वो भी दूर के संबोधन के लिए, दूर के संबोधन हेतु ये उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अरे भाई कहीं बीच में नहीं जाएंगे आप, आपको बीच बिल्कुल छोड़ करके बीच में कहीं नहीं जाएंगे। ओके, हाँ, सरस्वती विंसन क्षेत्र में लुप्त होती थी। विंसन एक क्षेत्र का नाम है, विंसन, जहां मरुस्थल में लुप्त हो जाती थी, ये भी उल्लेख है। विंसन सरस्वती का नाम है नहीं है, विंसन वो क्षेत्र है जहां वो लुप्त होती थी, जहां वो समाप्त हो जाती थी, सरस्वती नदी। ओके, कहते हैं कि आज का मैं पहले भी शायद आपको बता चुका, पहले भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। ये जो कच्छ का रन है, राजस्थान से सटा हुआ, ये जो कच्छ का रन है, ये दलदली क्षेत्र, ये डेल्टा था, ये जो कटाव है, ये जो अपन गुजरात बनाते हैं, जो गुजरात में ये जो कट लगा हुआ है ऐसे, इस प्रकार से जो गुजरात में कट लगा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं। यस, गुजरात में जो कट लगा हुआ है, हमेशा इस तरह के कट नदियों के कारण लगते हैं। इसका समझ में आता है, साबरमती नदी है इधर, नर्मदा नदी है इधर, ताप्ती नदी है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन ये इतना बड़ा जो कट है, ये वाला, ये यहां, ये जो कट लगा हुआ है, ये नदियों का कट है। और ये नदी कौन सी थी? ये नदी दोस्तों, और यहां पर आज भी समुद्र की तरह का रन है, कच्छ है, और यहां समुद्र की तरह समतल धरती है। तो ये जो दलदल ये बना हुआ है, ये सरस्वती नदी का अपवाह क्षेत्र था। आज भी यहां एक भी वनस्पति उत्पन्न नहीं होती, एक कंटीली झाड़ी भी नहीं उगती। कई किलोमीटरों क्षेत्रों में, लगभग 50-60 किलोमीटर चौड़ाई वाला और लगभग 100-150 किलोमीटर लंबाई वाला क्षेत्र है जो कच्छ का रन और लिटिल रन है, जो राजस्थान से सटा हुआ है। इसका मतलब सरस्वती नदी का अपवाह क्षेत्र था, ठीक है ना। तो मिलता है, और इसी क्षेत्र जहां ये समाप्त होती थी, जहां ये लुप्त होती थी, उसे विंसन कहा गया, विंसन, ठीक है। ओके दोस्तों, और हां, मैंने आपको बताया था कि जो गंगा और यमुना का उल्लेख किया गया, यमुना को उल्लेख 3 बार किया गया। कितनी बार? 3 बार। गंगा को उल्लेख 1 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार है, लेकिन दूर के क्षेत्र के लिए, जैसे आज मैं आपसे कहूं कि ढंग से रहना, वरना सरकार नाराज होकर के आपको बहुत दूर भेज देगी, आप कहोगे कहां भेज देगी, तो मैं उल्लेख करूं अंडमान निकोबार की तरह भारत में दूर की जगह भेज देंगे। तो ऐसे ही दूर के लिए कहा गया है कि वो गंगा जैसी दूरी पर, इसका मतलब अपना क्षेत्र नहीं था, ये दूर का क्षेत्र था। इसका अर्थ यह है कि गंगा और यमुना का जो प्रदेश है, वहां आर्य नहीं रहते थे। आर्यों का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु प्रदेश और आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का प्रदेश, जिसमें हरियाणा और पंजाब, कश्मीर मिले हुए थे। ये प्रदेश ऋग्वैदिक आर्यों का वास्तविक प्रदेश था, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक प्रदेश था। क्लियर? बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति दोस्तों,
समझना बहुत कुछ है, रटना कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ एक कल्पना कीजिएगा, आपको सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आर्य आ रहे हैं, उनके पास में ना तो स्थायी भूमि है। आर्य आए थे तो कबीलों के रूप में, कबीले की कबीले, ठीक, इनका विस्तार कबीलों के रूप में हुआ। जो कबीला है, जो कबीला है, कबीला किससे बनता है? जनता से बनता है, लोगों से बनता है, लोगों का कबीला। तो आर्य, आप कल्पना कीजिए कि बैलगाड़ियां हैं, घोड़े हैं और रथ हैं, सामान उनमें डाल रखा है और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अपने परिवार के लोग हैं, वो तो दूसरे परिवार के लोग हैं, साथ के परिवार के लोग हैं। हमारी स्थायी भूमि नहीं है, हम आज यहां कल वहां खाना बदोश हैं। तो ये कबीले खाना बदोश थे, ठीक है, ये खाना बदोश कबीले, आज यहां कल वहां वाले कबीले, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। जहां भी प्रतिरोध हुआ वहां पर युद्ध कर लिया, ठीक। कबीला है, किससे मिलके बना? लोगों से। लोगों का मतलब किससे? जनता से मिलके बना है। इसलिए दोस्तों जनता मुख्य थी, ठीक है। ओके दोस्तों, ध्यान देंगे कि ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति में जो कबीला है, कबीला वो लोगों से मिलके बना है और जनता से मिलके बना है। इसलिए ऋग्वैदिक जो राज्य है, राज्य को कबीला कहेंगे या फिर कबीले की जगह अच्छा शब्द है जनता कहेंगे, और जनता से भी अच्छा शब्द है उसे जन कहेंगे, जन। बात समझ गए? ऋग्वैदिक राज्य जो है वो क्या कहलाता है? जन कहलाता है। जन का मतलब सिर्फ जनता। ध्यान देंगे, ये जो जन है ये स्थायी भूमि पर बसा हुआ नहीं है, बसा नहीं है। इसका मतलब उस जमाने के राज्य चलते रहते थे, राज्य स्थायी जगह बसे हुए नहीं थे। जैसे मान लो उस जमाने का एक देश था भारत, तो भारत देश आज यहां था और कल दूसरी जगह था, परसों तीसरी जगह था, अगले दिन कहीं और था। तो राज्य चलते रहते थे, राज्य एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, बात को समझ लें। और चलते हुए इन राज्यों को जन कहा जाता था। और जन बहुत ज्यादा बार उल्लेखित है, इसका 275 बार उल्लेख है। और जन का अर्थ आप समझ लें, जनता या कबीला। कैसा कबीला? खाना बदोश कबीला। क्लियर? ओके दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त जो समझ पा रहे हैं कि राज्य को क्या कहा गया? जन कहा गया। इसका उल्लेख कितनी बार? इसका उल्लेख 275 बार। कितने जनों का उल्लेख किया गया? कितने राज्यों का ऋग्वेद में उल्लेख है? 24 जनों का उल्लेख। कितने जनों का उल्लेख? 24 जनों का उल्लेख। अब यहां पर जनों का मतलब व्यक्ति नहीं है, 24 जनों का उल्लेख। इन 24 में मुख्य कितने हैं? 5 मुख्य, 5 मुख्य। इन्हें क्या कहा जाएगा? पंचजन। क्या कहेंगे? पंचजन कहेंगे। 5 जनों के नाम बताइए। 5 राज्य जो बहुत फेमस थे उनके नाम बताइएगा। अनु, यदु, पुरु। क्या नाम है? अनु, यदु, पुरु। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, और द्रहयु। क्या नाम है? द्रहयु। पंच जनों में सबसे खास ये थे। ध्यान दें, क्या भरत वंश का ऋग्वेद में उल्लेख है? क्या भरत कबीला, भरत जन ऋग्वेद में प्रमुख 5 जनों में था? नहीं, नहीं। 5 जो जन है प्रमुख, पहला अनु जन यानी अनु राज्य, दूसरा राज्य यदु राज्य, तीसरा राज्य पुरु राज्य, चौथा राज्य
तुर्वस राज्य, पांचवा राज्य द्रहयु राज्य। याद कर लो, याद नहीं हो रहा क्या? याद कर लो, मैं ट्रिक दे देता हूं। ओके, और ट्रिक क्या है? अनु यादव पूरी तरह से द्रयु होगी, दारुई होगी, दारुई, दारुई होगी, समझ गए? अनु यादव पूरी तरह से दारुई होगी। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रयु। अनु यादव पूरी तरह से दारुई होगी। अनु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रयु। ठीक, ये पंचजन है, ये खास है। अब दूसरी बात और सुन लो, राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक ही बार है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख यहां लिख दूं मैं नोट डाल करके, राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल एक बार, अतः राष्ट्र लोकप्रिय नहीं था। और कल्पना करो ना, तुम शब्दों को किताबों से, गाइडों से या अपने नोट से रटो मत। मैंने क्या कहा, आप कल्पना कीजिए कि आर्य आ रहे हैं कबीलों में, जब उनकी स्थायी जगह नहीं है तो राष्ट्र काय का बनेगा? और ये कबीले आपस में भिड़ जाते थे। हमें दासराज युद्ध देखने को मिलता है। ये हाँ, पंचजन पूछा जा सकता है, पंचजन पूछा गया है, कौन सा पंचजन में नहीं था और कौन सा पंचजन में था। इसलिए राष्ट्र जिसकी आप कल्पना करते हो कि भारत एक राष्ट्र है, एक जगह बसा हुआ है, उसमें वो इधर वो राज्य, इधर वो राज्य, ऐसा सिस्टम था क्या? अरे जब जमीन पर ही नहीं बसे हुए तो राष्ट्र शब्द हो कैसे सकता है? इसलिए राष्ट्र की कल्पना मत कीजिएगा। राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल एक बार है, यह भी पूछा गया है। राष्ट्र कौन सी अलोकप्रिय संस्था थी? तो राष्ट्र अलोकप्रिय था क्योंकि बिना जमीन पर बसे राष्ट्र नहीं चल सकता था। ये कुछ बच्चे जो हैं आपके जानते हैं कि सभी को तो पास होना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास नहीं होते बेचारे, सारे पढ़ते हैं, रीट की मान लो तैयारी कर रहे हैं, अपन तैयारी कर रहे हैं 20-25 लाख, तो उनमें से सभी को पास थोड़ी होना है। कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट विद्यार्थी ध्यान रखें कि हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है, कोडवर्ड के अनुसार इनको याद करना है। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, पंचजन महत्वपूर्ण है, आपने याद कर लिया। और किस माध्यम से याद किया? अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, द्रयु के नाम से आपने याद कर लिया, या फिर मैंने बताया अनु यादव पूरी तरह से दारुई होगी। ओके, फिर अपन बात करें 24 जनों का उल्लेख, इनमें से खास कितने? 5। ठीक है, ठीक है, इनमें से खास खास कौन से हैं उनके बारे में और बात करेंगे। पंचजन याद रखें, राष्ट्र का उल्लेख एक बार है, मैंने बताया आपको। अब इनकी संरचना क्या थी? जन की इकाइयां, जैसे मान लो कि जन यहां पर है, यानी कि राज्य, यानी कि ऋग्वेदिक राज्य जो होते थे, ऋग्वेदिक स्टेट, ऋग्वेदिक स्टेट कैसे होते थे? तो भाई चलते फिरते होते थे। सबसे ऊपर कौन था? जन था। और इसको इस रूप में समझेंगे, सबसे नीचे की इकाई कौन सी थी? छोटी, किससे छोटी इकाई, उसकी बात करेंगे। और दोस्तों, ये आपको की जा रही जो निःशुल्क सेवा है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और पूरी तन्मयता के साथ पढ़ें, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पेपर करता है उसको पता लगता है कि किस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को करने में सक्षम हैं। तो दिल से पढ़िएगा। ठीक, मैंने बताया कि जन जो है उसकी कई इकाइयां थी, और जन में सबसे ऊपर बड़ी इकाई जन, जिसको कि एक राज्य के रूप में है, मैंने ऊपर लिख रखा है। और इसका प्रमुख जो होता था जन राजन, प्रमुख कौन होता था? राजन, राजन कहा गया। राजन का मतलब राजा, राजा को क्या कहा गया? राजन कहा गया। ठीक है, सबसे नीचे सबसे छोटी इकाई, कई बार पूछा गया दोस्तों, इस जन की सबसे छोटी इकाई
तो वो परिवार है। क्या है दोस्तों? परिवार। परिवार। परिवार का प्रमुख कौन था? परिवार का प्रमुख था गृहपति। गृहपति या गृहपति। गृहपति, जिसे ऋग्वेद में गृहपति कहा गया। ठीक है। और परिवार के ऊपर कुल। परिवार के ऊपर कुल, जैसे अपने कुल बनता है कुटुंब, जिसको हम कहते हैं एक गोत्र वालों का कुल बनता है। कुल। कुल का प्रमुख जो होता था कुलूप। कुलूप। कुलूप होता था। इसके ऊपर दोस्तों ग्राम। 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 ग्राम ये आत्मनिर्भर सबसे छोटी इकाई है। आत्मनिर्भर छोटी इकाई कौन सी है? आत्मनिर्भर है गांव। गांव किसी पर निर्भर नहीं है, जबकि वास्तव में छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई जी है, सबसे छोटी इकाई है। अब गांव का जो प्रमुख है ना दोस्तों, वो कौन है? बात हुई थी ग्रामीणी। ग्रामीणी। और ग्रामीणी के दो कार्य हैं। एक वो सैनिक सेवा देता है, साथ में वो गांव के काम भी करता है, नागरिक सेवा देता है। ठीक। इनके बीच में क्या बच गया? विष। क्या बच गया दोस्तों? विष। विष जो कई गांवों से मिलकर के बनता था। कई ग्रामों से मिलकर बनता था। इसका प्रमुख कौन होता था? विषपति। विषयपति या विषयपति। ठीक है, दोबारा से सुनिए। हां, ग्रामीणी गांव का प्रमुख, कुल का प्रमुख कुलूप, परिवार का प्रमुख गृहपति, और ध्यान दें पति है, पत्नी नहीं हो सकती, पति है भैया। इसका मतलब पितृसत्तात्मक परिवार थे। ऋग्वैदिक आर्य पितृसत्तात्मक परिवार थे। ठीक है ना दोस्तों? कुल का मतलब कुलूप, गांव का प्रमुख ग्रामीणी, और कई बार जो गांव होते थे वो गांव आपस में लड़ने लग जाते थे, तब होता था संग्राम। गांव जब आपस में ही गांववासी लड़ने लग जाते थे, तब उनके बीच में क्या होता था? संग्राम। संग्राम। तो ठीक है दोस्तों, संग्राम जो है वो गांव के बीच में आपसी लड़ाई से उत्पन्न, और जन जो है वो इसका प्रमुख राजन, उसे नीचे विष है, कई गांवों से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? विषपति। और उसके नीचे गांव है, गांव का प्रमुख ग्रामीणी है। गांव के अंदर होते हैं कई कुल और कई कुटुंब होते हैं। इधर जैसे मान लो कि ब्राह्मणों का कुल है, इधर मान लो कि क्षत्रियों का कुल है। ठीक है, तो गांव में कई होते थे ग्राम, तो ग्रामीणी और कुल इसके नीचे, और नीचे सबसे छोटा परिवार। जैसे मान लो आपका गोत्र का कोई परिवार है, ठीक है ना, तो उसका जो परिवार है, उस परिवार को आप कुल मान सकते हैं। उस परिवार के, जैसे आप ही के गोत्र के कई परिवार हैं, एक परिवार इधर रहता है, एक परिवार उधर रहता है, एक परिवार इधर रहता है, एक परिवार दूसरे गांव में रहता है, तो वो सारे मिलकर के एक कुल बनाते हैं। आज उस जमाने में कुल एक साथ रहता था, ठीक है, जिसको कुटुंब के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो ये कुल था दोस्तों। और सबसे नीचे की इकाई परिवार। दोबारा याद रखेंगे, दोबारा याद करेंगे। परिवार सबसे छोटी इकाई, जबकि ग्राम सबसे छोटी आत्मनिर्भर इकाई है। सबसे छोटी इकाई परिवार, सब आत्मनिर्भर सबसे छोटी इकाई गांव। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जन है। कितने जनों का उल्लेख? 24 का। खास कितनी? 5। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ओके दोस्तों, एक तो पहला क्वेश्चन, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? फटाफट लें। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? तो इसमें आपने उत्तर दिया, शाबाश, एक बार। एक बार बात होगी अपनी। इसी तरह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन और लें।
ये लो, मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में कौन कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? मिट्टानी, बोगज गोया अभिलेख पढ़ा था हमने, तो इसका मतलब इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये सही है, हमने पढ़ा था। ठीक, इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और लें। ये लो, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? दासराग्य युद्ध, फटाफट, आया नहीं अभी तक, शाबाश, ओके, पुरुषणी नदी, वेरी गुड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन और ले लो, ऋग्वेद में उल्लेखित सतुद्री नदी किसका नाम है? फटाफट आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। सतुद्री सिक्की का नाम, एक नदी का नाम, एक विदुषी का नाम, एक कबीले का नाम, शाबाश, बी, अरे वाह, वेरी गुड। अगला एक क्वेश्चन और कर दो, लास्ट, आज का खत्म हो गया, अपना अगला टॉपिक शुरू होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त। प्यारे साथियों, पूरी बुलंदी के साथ चीज़ों को मेहनत करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहता हूं आपसे कि रटने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ लिया एक बार, साथ साथ जिस कल्पना से, जिस संकल्पना से, जिस अप्रोच से, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं, उस तरह से समझ लिया, फिर कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले सभी क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाओगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। बने रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा लगातार, और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।